हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर संजय तिवारी एक बार फिर आप सबका अपने यूट्यूब चैनल संजय ट्यूटोरियल्स पे बहुत स्वागत करता हूं। और एक बार फिर आपकी डिमांड पे एक और पेपर्स के सिलेबस पे आपके साथ काम करने जा रहा हूं। बीकॉम 5th सेमेस्टर में जो सब्जेक्ट्स हैं आपके, मैंने 5th सेमेस्टर के रिगार्डिंग अब तक 2 वीडियो बनाए हैं। एक वीडियो जिसमें मैंने 5th सेमेस्टर के सिलेबस को बताया है कि 5th सेमेस्टर में कौन कौन से पेपर हैं, कौन आपका कंपल्सरी पेपर है, आई मींस कोर जो मैंडेटरी हैं, कोर कंपल्सरी हैं, उसमें 5 पेपर्स मैंने आपको बताया। फिर ऑप्शनल में आपके पास 3 में से 2 को चॉइस करना था। और अब मैंने एक पेपर कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का सिलेबस आपके साथ डिस्कस कर लिया। आज मैं ऑप्शनल पेपर में एक बहुत इंपॉर्टेंट पेपर पे आ रहा हूं, जिस पेपर का नाम है बिजनेस फिनांस। और इस पेपर को लेकर के बच्चों में कुछ कंफ्यूजन भी है। जैसे बच्चे पूछ रहे थे कि सर 3 जो ऑप्शनल है उनमें से हमें 2 को ऑप्ट करना है, उनमें से हम सर किसको ऑप्ट करें, किसको छोड़ दें। यानी 3 में से 2 तो आपको लेना ही लेना है, 1 को छोड़ना है। 3 की बात करूं तो एक बिजनेस फाइनेंस ग्रुप कह लीजिए, एक इंश्योरेंस कह लीजिए, और एक आपका कह लीजिए तो मॉनेटरी थ्योरी और बैंकिंग इन इंडिया का टॉपिक है, ठीक है ना। ये आपका 3 पेपर्स हैं और इन तीनों में बच्चे अभी भी कंफ्यूज हैं कि सर इनमें से किसको छोड़ दिया जाए। तो ये पेपर मैं इसलिए लेके आया क्योंकि मैं इस सब्जेक्ट्स के इंपॉर्टेंस को बता पाऊं कि ये तीनों पेपर्स आपके हैं। इन तीनों पे मैं वीडियो लेके आने वाला हूं सीक्वेंस में। आज मैं बिजनेस फिनांस का पेपर लेके आ रहा हूं। आपको बताऊं कि ये जो सब्जेक्ट्स है ना, बिजनेस फिनांस, ये कॉमर्स का बहुत डिफरेंट सब्जेक्ट्स है। और मैं आपको बताऊं कि इस सब्जेक्ट्स का बहुत ग्रोथ है। आप अगर इस सब्जेक्ट्स पे काम करते हैं तो इस सब्जेक्ट्स में अलग से करियर है। जब बच्चे एमबीए करते हैं तो एमबीए में बच्चों का जो स्पेशलाइजेशन होता है वो फिनांस, मार्केटिंग, एचआर, आईटी, इन फील्ड्स में होता है। तो उसमें जो एक फिनांस का ऑप्शन होता है ना, वहां बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटीज बच्चों के लिए होती है। तो बच्चे जो एमबीए में जाते हैं, जो जिन बच्चों का अकाउंट्स बहुत अच्छा होता है, वो डेफिनेटली एमबीए में फिनांस ग्रुप्स को ऑप्ट करते हैं। फिनांस उनका स्पेशलाइजेशन होता है। और भी बहुत से ऐसे कोर्सेज हैं जहां पे बिजनेस फिनांस का बहुत इंपॉर्टेंस है। इसी बिजनेस फिनांस को अगर हम ब्रॉडली बात करें तो इसी को हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट भी कहते हैं। और हम लोगों ने तो इसे फाइनेंशियल मैनेजमेंट के नाम से ही पढ़ा है। और आपको बताऊं, मेरी जो डॉक्टरेट, जो मेरी पीएचडी रही है, वो इसी सब्जेक्ट्स में रही है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट में। तो मैं इस सब्जेक्ट्स के इंपॉर्टेंस को समझ सकता हूं कि इस सब्जेक्ट्स का बहुत ग्रोथ है। अगर आप इस सब्जेक्ट्स को अच्छे से पढ़ते हैं तो इसका एक अलग करियर है। आगे अगर आप स्टॉक मार्केट्स में जाना चाहते हैं तो वहां पे अगर फिनांस का नॉलेज है तो आप बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। आप अकाउंट्स, टैक्स के बारे में जानना चाहते हैं, कुछ भी, अगर अकाउंट्स की बात करें तो ये अकाउंट्स का ही एक पार्ट है आपके सामने जो आने वाला है यहाँ पे। तो इस सब्जेक्ट्स का कॉमर्स में बहुत ही इंपॉर्टेंस है। और यही बता दूं मैं आपको, बहुत से बच्चे इस सब्जेक्ट से भागते भी हैं। जैसे एमबीए में बहुत से बच्चे फिनांस को एज ए स्पेशलाइजेशन सेलेक्ट नहीं करते, मार्केटिंग चुनते हैं। और अगर आप इस सब्जेक्ट्स को पढ़ते हैं तो अभी आपकी शुरुआत है। यहां पढ़ेंगे आप, फिर एमबीए में पढ़ेंगे आप, अगर आप सीए करते हैं तो वहां ही पढ़ेंगे आप। हर जगहों पे फिनांस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स के रूप में काउंट्स किया जाता है। और अगर आप फिनांस पढ़ेंगे ना तब आपको लगेगा रियल में आपको ऐसा सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हैं जो बहुत प्रैक्टिकली है। आइए इस सब्जेक्ट्स पे आते हैं, थोड़ा सा आपके साथ डिस्कशन करते हैं क्या है। देखिए सामने है बीकॉम 5th सेमेस्टर और टॉपिक है बिजनेस फिनांस सिलेबस सीबीसीएस चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम। ये जो यूनिफॉर्म सिलेबस आया ना यूपी में, जो नया सीबीसीएस आया, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020, उसी के अकॉर्डिंग सब बात कर रहे हैं। यूपी में सारे यूनिवर्सिटीज में ये पेपर है। हाँ,
कहीं जगहों पे ये दो पार्ट्स में डिवाइड है, बिजनेस फिनांस 1, बिजनेस फिनांस 2, कहीं सिंगल पेपर में है। क्रेडिट के ऊपर बेस्ड है, कहीं 3-3 करके 2 बार इस पेपर्स को रखा गया है, 6 क्रेडिट्स के बराबर, कहीं अलग रखा गया है। तो सारी यूनिवर्सिटीज में पेपर है। सारे यूनिवर्सिटीज की बात करूं, दूसरे स्टेट्स में भी जो यूनिवर्सिटीज हैं वहां भी ये पेपर है, बट वहां डिफरेंट सेमेस्टर्स में होंगे। हर जगहों पे इस पेपर को पढ़ाया जाता है। तो मैं थोड़ा सा इस सब्जेक्ट्स के थीम पे भी आपके साथ डिस्कशन करने जा रहा हूं कि ये सब्जेक्ट्स क्या है, तो थोड़ा सा बात करेंगे। आपको बिजनेस के बारे में पता ही है कि बिजनेस एक ह्यूमन एक्टिविटीज है, एक इकोनॉमिक एक्टिविटीज है, जहां हम बिजनेस में क्या होता है, ट्रेड है, इंडस्ट्रीज है, कॉमर्स है, डिस्ट्रीब्यूशन है, जहां हम गुड्स एंड सर्विसेज पे काम करते हैं। गुड्स या तो खरीद के बेचते हैं या तो गुड्स बना के बेचते हैं। डिफरेंट इंडस्ट्रीज है, प्राइमरी इंडस्ट्रीज है, सेकेंडरी इंडस्ट्रीज है, ठीक है ना, ट्रेड है, कॉमर्स है, ये सब बिजनेस का ही एक्टिविटीज का पार्ट माना जाता है। तो बिजनेस ह्यूमन एक्टिविटीज है और बिजनेस में टोटली इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती है। तो अगर हम बात करें तो बिजनेस करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज किस चीज की रिक्वायरमेंट होती है? मनी की, फिनांस की, फंड्स की। अगर हम बिजनेस करना चाहते हैं और हम नहीं कर पा रहे हैं तो एक क्लू सामने आता है, यार लैक ऑफ फंड है, पैसा नहीं है, बिजनेस कहां है। सब लोग चाहते हैं बिजनेस करें, बहुत लोगों के पास अच्छे आइडियाज हैं बिजनेस के, बहुत अच्छे स्टार्टअप्स कर सकते हो, बट उनके पास फंड्स नहीं है और वो पीछे हट जाते हैं। तो मनी जो मैटर करता है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट मैटर करता है। और बिजनेस के फेलियर होने में भी एक बहुत इंपॉर्टेंट जो कॉज होता है, जो रीजन होता है, वो ये होता है कि लैक ऑफ फंड है, पैसा नहीं है और बिजनेस बंद हो गया। तो बिजनेस चलाने के लिए फंड्स की रिक्वायरमेंट है। क्यों भाई, क्यों बिजनेस के लिए पैसा चाहिए, मनी चाहिए? अरे बिजनेस हम स्टार्ट करेंगे तो बिजनेस के लिए स्टार्ट करने के एक इंफ्रा डेवलप करना पड़ेगा। हमें लैंड बिल्डिंग को परचेस करना होगा, हमें प्लांट मशीनरी खरीदनी होगी, हमें गुड्स पे पैसा लगाना होगा, हमें प्रोडक्शंस के लिए मशीनें खरीदनी होगी, ठीक है, हमें मैन पावर जो रखा है उसको सैलरी देनी होगी, बिल्डिंग की सैलरी देनी होगी, टैक्सेस देने होंगे। ये सब कैसे मैनेज होगा? ये सब फिनांस जो मनी होगा उसी से तो मैनेज होगा। एक ऐसा सब्जेक्ट पढ़ने जा रहे हैं हम लोग जिसके बारे में मैंने कहा कि ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट है, जहां हम फिनांस को मैनेज करेंगे, पैसे को मैनेज करेंगे। अगर मैं कहूं भाई ये ले लो 10 लाख रुपए और इसको मैनेज करो, कहां लगाना है, कैसे लगाना है, और मुझे 10% ग्रोथ दे दो आप, तो आप सोचोगे यार इस पैसे को मैं कहां लगाऊं कि 10 मैं भी कमा लूं और इनको उस पर 10% का फायदा भी दे दूं। तो फिनांस, ये जो फिनांस है, बिजनेस फिनांस है, यानी बिजनेस में जो मनी का मैटर होता है ना, उसके ऊपर पूरा सब्जेक्ट्स है। बिजनेस में पैसे की कितने रिक्वायरमेंट्स है, वो पैसा कहां से आएगा, ठीक है, उसको एस्टिमेट करना, उसकी प्लानिंग करना, फंड को रेस करना, कैपिटल स्ट्रक्चर्स की बात करूं, फंड्स को कंट्रोल करना, ठीक है, फंड्स का कह सकते हो कि प्रॉपर यूटिलाइजेशन करना, ठीक है, उसका फंड्स का एडमिनिस्ट्रेशन करना, ठीक है, उसके बाद फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का एनालिसिस करना, देखना कि ये कैसा चल रहा है, सब कुछ सही है कि नहीं सही है, ठीक है, वर्किंग कैपिटल का मैनेजमेंट करना, डिविडेंड की बात करना, डिविडेंड मैनेजमेंट की बात करना, ये सब इसके अंदर आता है। तो यहां पे और कहा जाए तो जो मनी है ना, उस मनी को आप कैसे मैनेज करेंगे, यानी मनी का मैनेजमेंट कैसे करेंगे, उसको फिनांस की बात करेंगे, फाइनेंशियल मैनेजमेंट। इसका इंपॉर्टेंस ऐसे समझ लीजिए कि हमारे बॉडी में जो रोल ब्लड का होता है ना, उसी तरह एक बिजनेस में फिनांस का रोल होता है। अगर हमारे बॉडी में ब्लड नहीं है ना, अगर खून की कमी है तो हम खड़े नहीं हो पाएंगे, चल नहीं पाएंगे। जब हमारा हीमोग्लोबिन कम होता है तो हम पूरी तरह से काम नहीं कर पाते हैं, बहुत वीकनेस फील करते हैं, और बहुत से लोग तो बहुत ब्लड कम होने के नाते सर्वाइव भी नहीं कर पाते। उसी तरह बिजनेस में भी जो हमारे बॉडी में ब्लड का रोल है, उसी तरह हमारे बिजनेस में फिनांस का रोल है। अगर हमारे बिजनेस में प्रॉपर फंड्स नहीं है, लैक ऑफ फंड्स है, तो बिजनेस सही तरह से ग्रोथ नहीं कर पाएगा। हमें बिजनेस को एक्सपेंशन करना है, बिजनेस के एक्सपेंशन करने के लिए हमें फंड्स की रिक्वायरमेंट्स है। कैसे होगा, कहां से फंड्स आएगा? क्या शेयर्स इशू करेंगे, क्या डिवेंचर इशू करेंगे, क्या बैंक से लोन लेंगे, क्या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन लेंगे, क्या पब्लिक से डिपॉजिट करेंगे? वो पैसा अगर आ भी गया तो उसको कैसे मैनेज करेंगे, उस पर कंट्रोल कैसे होगा? ये सारा मैनेजमेंट आपको यहां पढ़ना है, और यही बिजनेस फिनांस आपका सब्जेक्ट्स है। अब सोचिए कि पैसे का मैनेजमेंट कैसे करेंगे आप। हर संस्थाओं में फिनांस डिपार्टमेंट होता है।
आप रेलवे में चले जाइए, वहां फाइनेंस डिपार्टमेंट है। आप गोरखपुर यूनिवर्सिटी में चले जाइए, वहां फाइनेंस डिपार्टमेंट है। आप रिलायंस इंडस्ट्री में चले जाइए, वहां फाइनेंस डिपार्टमेंट है। हर जगह फाइनेंस डिपार्टमेंट है। और वहां जो बंदा बैठा है वो फाइनेंस फील्ड का मास्टर है। वो फाइनेंस के सारे फंक्शंस को ऑपरेट्स करता है। वो अनुमान लगाता है कितने फंड्स की जरूरत है, उस फंड्स को कैसे रेज करना है, ठीक है, उसका स्ट्रक्चर्स क्या होगा, ठीक है, उस फंड्स को किस लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट करना है, जहां इन्वेस्ट करेंगे वो पैसा कितने दिन के अंदर रिटर्न्स के फॉर्म में हमें मिल जाएगा, जो प्रॉफिट्स हो रहा है उससे शेयर होल्डरों में किस तरह डिविडेंड्स के रूप में बांटना है भी कि नहीं बांटना है, ठीक है। ये सारी चीजें हम लोग यहां पे पढ़ने वाले हैं। यानी यहां हम लोग फंड्स की बात करें तो फिनांस फंड्स को कैसे प्लान करना है, कैसे रेज करना है, कैसे उसका एडमिनिस्ट्रेशन करना है, ठीक है, कैसे उसका इन्वेस्टमेंट करना है, फॉलो कर रहे हैं मेरी बात को, कैसे उस पर कंट्रोल करना है, ये सारी चीजें हमारे फिनांस में आ जाएगा। तो आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी ये सब्जेक्ट्स कितना इंपॉर्टेंट है। और मैं आपको बताऊं 5th सेमेस्टर में जो 2 पेपर्स पढ़ेंगे आप ना, उनका जवाब ही नहीं है। उनमें से नंबर 1 पे मैं इसी पेपर को रखता हूं, बिजनेस फिनांस, और नंबर 2 पे मैं रखूंगा कॉर्पोरेट अकाउंटिंग, और थर्ड पे रखेंगे जीएसटी। अगर मैं 5th सेमेस्टर की बात करूं तो इस सेमेस्टर में जितने भी पेपर्स हैं आपके ना, वो बहुत ही अच्छे पेपर्स हैं। और इनमें से बहुत से पेपर्स ऐसे हैं जो आपको 11th 12th चाहे में पढ़े हुए नहीं मिलेंगे, वो बिल्कुल अलग पेपर होंगे आपके। आइए अब एक बार बात करते हैं कि बिजनेस फिनांस का जो सिलेबस है, एक बार उस पर रीडिंग करते हैं कि वो सिलेबस क्या है, और उस पर थोड़ा सा आपके साथ बात करते हैं। देखिए साफ साफ है सिलेबस में। आइए थोड़ा बात करते हैं किस तरह की बात कर रहे हैं यहाँ पे, क्या पर्पस है इनका इस पोर्शंस को आपके सिलेबस में लाने का। आपको पता ही है कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 जो आई, उसका विजन ही अलग है। वो आपको क्या चीज सिखाना चाहते हैं, आपको वो किस पर्पस के लिए तैयार करना चाहते हैं। आइए पढ़ते हैं क्या लिखा है। कोर्स आउटकम्स क्या है, यानी इसके रिजल्ट्स क्या होंगे पढ़ने के बाद। दिस कोर्स इज टू बी हेल्प स्टूडेंट अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क ऑफ बिजनेस फिनांस। यानी आप बिजनेस में जो फिनांस का मतलब है, जैसे मैंने कहा कि कितने फंड्स का रिक्वायरमेंट्स है वो पता करना, उसकी प्लानिंग करना, उसको रेज करना, उसका एडमिनिस्ट्रेशन करना, उसका इन्वेस्टमेंट करना, ये सारी बातें आप यहां पे सीखेंगे। अब आइए सिलेबस की बात करते हैं। सिलेबस कुछ यूनिवर्सिटीज में एक ही पेपर है बिजनेस फिनांस है, और कुछ यूनिवर्सिटीज में 2 पेपर है बिजनेस फिनांस है। तो मैं उसको यूनिट्स वाइज बता रहा हूं। आइए देखिए, अब देखिए यूनिट्स 1 में आते हैं। ये हमारा पहला यूनिट्स है, और जहां शुरू होता है बिजनेस फिनांस में आइए नेचर, स्कोप, ठीक है। अब देखिए मैंने जो बातें की ना, उससे अगर थोड़ी थोड़ी चीजों को बात करूं तो स्कोप का मतलब एरिया है कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट में आप करेंगे क्या। तो यहां पे आप क्या करेंगे, आपको पता है फाइनेंशियल में सबसे पहले आप फंड का फाइनेंशियल प्लानिंग करेंगे आप। फिर क्या करेंगे आप, फाइनेंशियल प्लानिंग मतलब कि कितने फंड्स की जरूरत है ये पता लगाएंगे आप। फिर उस फंड्स को कैसे, फंड किससे किससे मिलके इकट्ठा करेंगे आप, शेयर इशू से, डिवेंचर से, बॉन्ड, कैपिटल स्ट्रक्चर्स की बात होगी। फिर उसके बाद और भी चीजें, इन्वेस्टमेंट डिसीजंस होगा आपका, फिर फिनांस कंट्रोल होगा आपका, फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का एनालिसिस होगा। ये सारी चीजें हमारे स्कोप्स में क्या होंगे, इंक्लूड्स हो जाएंगे आपके। फाइनेंस फंक्शंस पे बात करने जा रहे हैं कि जो हमारा सब्जेक्ट है बिजनेस फिनांस। इस बिजनेस फाइनेंस की बात करें तो बिजनेस फिनांस के मेन 3 फंक्शंस हैं। आइए दिखाता हूं, 3 फंक्शंस पे ही पूरा आपका सब्जेक्ट डिवाइड है। पहला आपका इन्वेस्टमेंट फंक्शंस है, फिर कॉमा ये फाइनेंसिंग फंक्शन है, एंड लास्ट आपका डिविडेंड डिसीजन। 3 तरह के डिसीजंस हैं, एक इन्वेस्टमेंट डिसीजन, एक फाइनेंसिंग डिसीजन, और एक आपका डिविडेंड डिसीजन। थोड़ा सा इस पे मैं फोकस करता हूं कि जब हम बिजनेस करते हैं, बिजनेस में जब हम जो बिजनेस में जितने फंड्स की रिक्वायरमेंट्स होती है, उस फंड्स के रिगार्डिंग हमारा डिसीजंस क्या होता है उसकी बात करते हैं। अगर हमने उन फंड्स को इकट्ठा कर लिया, शेयर इशू करके, बॉन्ड्स इशू करके, बैंक से लोन करके, तो हम उस पैसों को इन्वेस्ट कहाँ करते हैं। इन्वेस्टमेंट का 2 ही तरीका है, 2 जगहों पर इन्वेस्टमेंट होता है। एक फिक्स एसेट्स जिसको हम कहते हैं नॉन करेंट एसेट्स में, लैंड, बिल्डिंग, प्लांट मशीनरी, व्हीकल्स में इन्वेस्टमेंट। दूसरा हम बिजनेस के जो करेंट एसेट्स हैं, स्टॉक और चीजों में इन्वेस्टमेंट करते हैं।
तो हमें ये देखना है कि हमें अपना जो पहला है इन्वेस्टमेंट डिसीजंस, इसमें हमें पैसा कहां कहां इन्वेस्ट करना है। अगर नॉन करेंट एसेट मतलब फिक्स एसेट्स में करना है तो उसके लिए भी प्लानिंग होगी कि कहां इन्वेस्ट करें। उसके लिए डिफरेंट कह सकते हो अल्टरनेटिव होंगे, 2-3 अल्टरनेटिव में किसी एक को रखे तब उसमें पैसा इन्वेस्ट किया जाएगा। तो पहला है हमारा इन्वेस्टमेंट डिसीजन। दूसरा है फाइनेंसिंग। फाइनेंसिंग में जब बिजनेस स्टैब्लिश हो जाएगा, जब बिजनेस में को चलाना होगा तो बिजनेस में फंड की जरूरत होगी, तो फंड कहां से आएगा, उसके लिए फाइनेंशियल प्लानिंग किया जाएगा। फाइनेंशियल प्लानिंग क्या बताएगा कि कितने फंड्स की हमें रिक्वायरमेंट्स है और फिर उस फंड्स को कहां कहां से इकट्ठा किया जाएगा, उसके लिए कैपिटल स्ट्रक्चर डिसाइड किया जाएगा। उसमें से कितना फंड्स शेयर्स के थ्रू, कितना डिवेंचर्स के थ्रू, कितना बैंक लोन, कितना यानी कितना लॉन्ग टर्म, कितना शॉर्ट टर्म, कैसे कैसे होगा, ये हमारा फाइनेंसिंग डिसीजंस में आएगा। तीसरा डिविडेंड डिसीजंस। ये क्या है, हम एक कंपनी जब बिजनेस करती है तो एक कंपनी को ह्यूज फंड्स की रिक्वायरमेंट्स होती है। जनरली बात करूं तो पब्लिक लिमिटेड कंपनीज अपने फंड्स की व्यवस्था शेयर्स को इशू करते हैं। हम और आप कंपनी के शेयर्स खरीदते हैं। क्यों खरीदते हैं शेयर्स हम? क्योंकि एक कंपनी को इस्टेब्लिश करना, उसको चलाना हमारे लिए पॉसिबल नहीं है, लेकिन हम किसी दूसरे के बिजनेस में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अगर हमें उस कंपनी का बिजनेस, उस बिजनेस का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा लगता है, ऐसा लग रहा है कि बिजनेस फ्यूचर में बहुत ग्रो करेगा, तो हम उस कंपनी के उस बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करते हैं। कैसे करते हैं? इशू ऑफ शेयर के थ्रू करते हैं। डिफरेंट जितनी भी कंपनियां आपको दिखती हैं, जो आपको अंबानी इसकी नाम आता है ना, मुकेश अंबानी, ये कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज है। अगर हम बात करें तो ऐसी बहुत सी, टाटा की बात करें तो इनकी बहुत सी कंपनियां स्टॉक मार्केट में लिस्टेड हैं, चाहे वो टाटा मोटर हो, चाहे टाटा पावर हो, टाटा एलेक्सी हो, टाटा कॉफी हो, डिफरेंट कंपनीज हैं। महिंद्रा की बात करें तो महिंद्रा के डिफरेंट शेयर्स मार्केट में लिस्टेड है। तो हम लोग इन कंपनियों के बिजनेस मॉडल को देखते हैं और सोचते हैं कि इनमें हमारा पैसा जो हम लगाएंगे, हमें ऑनरशिप मिल जाएगी शेयर के थ्रू और ये पैसा ग्रो करेगा। तो एक कंपनी जब फाइनेंसिंग करेगी तो उसे अपना कैपिटल कहां कहां से इकट्ठा करना है, यहां हम आकर के पूरा स्टडी करेंगे। और उसके बाद जो कैपिटल के थ्रू कंपनी बिजनेस करेगी, जब कंपनी प्रॉफिट्स कमाएगी तो उस प्रॉफिट्स का एक पार्ट वो अपने शेयर होल्डरों को डिस्ट्रीब्यूट करेगी। और कंपनी जब अपने लाभ का एक हिस्सा शेयर होल्डरों को बांटती है तो वही डिविडेंड्स कहलाता है, लाभांश कहलाता है। कंपनी डिविडेंड के रिगार्डिंग बहुत से डिसीजंस लेती है। कंपनी के मैनेजमेंट जो है वो डिसाइड करता है कि प्रॉफिट्स होने पर भी डिविडेंड बांटा जाए कि ना बांटा जाए, डिविडेंड्स कितने किस रेशियो में बांटा जाए, क्या होगा, इसके लिए पूरा हमारा डिविडेंड डिसीजन। कब बहुत सी कंपनियां ऐसी होती हैं पूरे प्रॉफिट्स को रिटेन कर लेती हैं, अपने बिजनेस में उसको यूज कर लेती हैं और शेयर होल्डरों में कोई डिविडेंड नहीं बांटती। तो डिविडेंड बांटा भी जा सकता है, नहीं भी। डिविडेंड डिफरेंट तरीके से होते हैं। कैश डिविडेंड भी है, स्टॉक डिविडेंड भी है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिविडेंड होते हैं। कंपनी को डिविडेंड देने के लिए कंपनी के पास लिक्विडिटी भी होनी चाहिए कि कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर करने के बाद उनको पेमेंट्स कर पाए। ये सब हमारे डिविडेंड डिसीजंस का पार्ट होता है। तो हम बात करें तो फिनांस फंक्शंस में 3 है, इन्वेस्टमेंट डिसीजंस, फाइनेंसिंग डिसीजंस और फिर डिविडेंड डिसीजन। आइए नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, हमारा कैपिटल बस्टिंग। बहुत अच्छा टॉपिक है ये। हमारे जो इन्वेस्टिंग डिसीजंस हैं इसी से रिलेटेड है। जब भी हम बिजनेस करने जाते हैं, जब हम अपना कैपिटल, जब हम अपना फंड्स मैनेज करते हैं, फाइनेंशियल प्लानिंग करते हैं, और फाइनेंशियल प्लानिंग में जो पैसा हमें चाहिए उसको हम कैपिटल स्ट्रक्चर के थ्रू पता करते हैं, कितना डेप्ट से, कितना इक्विटी से, कैसे कैसे आएगा। जब उस पैसे को हम इकट्ठा कर लेते हैं, प्रोक्योरमेंट कर लेते हैं, तब उस पैसे का यूज कहाँ करना है। कंपनी डिफरेंट इन्वेस्टमेंट करती है, डिफरेंट अल्टरनेटिव प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्टमेंट करती है। कंपनी जो लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करती है ना, फ्यूचर्स के लिए बिजनेस में, जो एक तरह से कहा जाए तो कैपिटल एक्सपेंडिचर्स का फॉर्म होता है, जो कंपनी को लंबे समय तक बेनिफिट्स देता है। तो कंपनी अपने उस फंड्स को डिफरेंट प्रपोजल में, डिफरेंट कह सकते हैं प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट करती है। लेकिन कंपनी ऐसा इन्वेस्ट करने से पहले कंपनी उस पर काफी काम करती है। कंपनी किस प्रोडक्ट्स में पैसा लगाए, किस प्रोडक्ट्स में पैसा न लगाए, कंपनी बहुत सोच समझ के रिसर्च करने के बाद अपने डिफरेंट प्रोजेक्ट्स में पैसा लगाती है। सपोज कंपनी को एक प्रोजेक्ट में पैसा लगाना है, कंपनी ने इसके लिए 3 अल्टरनेटिव लिया है, ABC, तीनों पे स्टडी किया। जो कंपनी के लिए सबसे प्रॉफिटेबल होगा वह प्रोजेक्ट जहां कंपनी का इन्वेस्टमेंट अमाउंट बहुत जल्दी निकल जाएगा, कंपनी वहां पैसा लगाएगी।
तो कैपिटल बस्टिंग में कंपनी अपने जो फंड्स है उसको कहाँ इन्वेस्ट करना है कि जिससे वो बहुत जल्दी क्या हो जाए, रिटर्न्स के रूप में मिल जाए। इसके डिफरेंट मेथड्स हैं, जिसमें अर्जेंसी मेथड्स है, पे बैक पीरियड्स मेथड्स है, एवरेज रेट ऑफ रिटर्न्स मेथड्स है ARR, और फिर इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न्स मेथड्स है। डिफरेंट मेथड्स को यहाँ हम स्टडी करेंगे और फिर कैपिटल बस्टिंग बात की। इसमें क्या क्या पढ़िए, मीनिंग है सिलेबस में, नेचर है और इंपॉर्टेंस और इन्वेस्टमेंट डिसीजंस आर इट्स मेजर इवैल्यूएशन क्राइटेरिया। तो इसमें आएंगे तो कंपनी जो अपने डिफरेंट प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्टमेंट करती है, कहां करे कहां ना करे, इस सब पे कंपनी इवैल्यूएशन करती है और तब डिसाइड करती है कि उसे किस प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्टमेंट करना है। ये सब आप कैपिटल बस्टिंग में पढ़ेंगे। जो आप कैपिटल एक्सपेंडिचर पढ़ते हैं ना, वो आप कह लीजिए तो ये वही है लमसम। अब आइए यूनिट्स 1 हो गया, हम नेक्स्ट यूनिट्स में आते हैं और आपसे बात करते हैं यूनिट 2 पे आते हैं। यूनिट 2 आप देख रहे होंगे तो यूनिट 2 में साफ साफ यहां पे यूनिट 2 क्या है, देखिए कॉस्ट ऑफ कैपिटल। ये हम लोग बिजनेस फिनांस के दूसरे यूनिट्स में है। कॉस्ट ऑफ कैपिटल, पूंजी की लागत, इसका मतलब क्या है। एक कंपनी ये जो हम लोग बात करने जा रहे हैं ये फाइनेंसिंग डिसीजन है। एक कंपनी अपना बिजनेस चलाएगी, बिजनेस कहां से चलेगा, कंपनी के पास फंड्स होना चाहिए, फंड्स कहां से आएगा, कंपनी को फाइनेंस कहां से मिलेगा, इशू ऑफ शेयर से, इशू ऑफ डिवेंचर से, बैंक लोन से, पब्लिक डिपोजिट, डिफरेंट ऐसे ऑप्शंस हैं जहां से कंपनी को पैसा मिलेगा। कंपनी पैसा किससे ज्यादा लेने में फेवर करेगी। कंपनी डिपेंड करता है, कंपनी जो पैसा आपसे ले रही है, मार्केट से ले रही है, उस पर कंपनी को क्या पे करना है। अगर कंपनी बैंक से लोन लेगी तो कंपनी को इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। अगर कंपनी प्रेफरेंस शेयर्स के थ्रू कैपिटल इकट्ठा कर रही है तो प्रेफरेंस शेयर्स को एक फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड देना होगा। इस तरह कंपनी को देखना है, एक कंपनी जो फंडिंग कर रही है, कंपनी जो फाइनेंसिंग कर रही है, जो कंपनी फंड्स ले रही है, उसके अगेंस्ट कंपनी को क्या देना होगा। यानी कंपनी जो कैपिटल इकट्ठा कर रही है उस कैपिटल के लिए उसकी लागत क्या होगी। अगर कंपनी 8% रेट ऑफ इंटरेस्ट से बैंक लोन ले रही है तो आप समझ जाओ कि 50 लाख रुपए के लोन पे 8% के रेट से 40 लाख रुपए, तो आप 40 से 4 लाख रुपए आपका एनुअल इंटरेस्ट हो गया। यानी कि 50 लाख का लोन अगर कंपनी ले रही है 8% रेट ऑफ इंटरेस्ट से, तो उसे एनुअली 4 लाख रुपए इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। तो उस लोन की कॉस्ट क्या आई, एनुअली 4 लाख रुपीस इंटरेस्ट पे करने का। कंपनियां जो होती हैं वो अपना सारा बिजनेस जब करती हैं तो सारा पैसा लोन से नहीं लेती हैं। अगर सारा बिजनेस वो लोन लेके चलाएंगी तो उनको बहुत ज्यादा लोन के अगेंस्ट इंटरेस्ट पे करना होगा। इससे कंपनी की कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो कंपनी अपना फाइनेंसिंग में वहां जाएगी जहां कॉस्ट ऑफ कैपिटल लिस्ट होगा। मैं कहूं तो प्रेफरेंस शेयर्स पे भी कंपनी को फिक्स रेट से डिविडेंड देना होगा। वहां भी मान लीजिए 4% 5% रेट ऑफ डिविडेंड है और कंपनी ने 20 लाख रुपए का प्रेफरेंस शेयर्स कैपिटल इकट्ठा कर लिया, तो 20 लाख का 5% 1 लाख रुपए तो कंपनी को हर साल डिविडेंड देना ही पड़ेगा। तो वहां एक 20 लाख के लिए 1 लाख कंपनी को पे करना पड़ा। इक्विटी शेयर्स पे कंपनी को प्रॉफिट होगा, सफिशिएंट प्रॉफिट होगा। कंपनी अगर प्लान करेगी तो डिविडेंड बांटेगी, नहीं करेगी तो उस प्रॉफिट्स को रिटेन कर लेगी। तो कंपनी जो डिफरेंट सोर्स से फाइनेंसिंग कर रही है, जो फंड्स इकट्ठा कर रही है, उसके अगेंस्ट कंपनी जो पे कर रही है वही कॉस्ट ऑफ कैपिटल है। और यहां भी कंपनी को फॉलो करना होगा कि कंपनी कहां पे सबसे कम पेमेंट्स कर रही है। मैंने लोन का एग्जांपल दिया कि वहां कंपनी सबसे ज्यादा पे कर रही है। कंपनी के एक्सपेंडिचर्स बढ़ेंगे, ये रेगुलर रेकरिंग एक्सपेंडिचर्स हैं, ये हमारे प्रॉफिट एंड लॉस को अफेक्ट करेंगे, ये हमारे हर साल के प्रॉफिट को घटाएंगे। तो ये उसी टॉपिक्स पे आइए, ये कॉस्ट ऑफ कैपिटल की बात कर रहे हैं। मीनिंग, इंपॉर्टेंस, कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ डेब्ट। अगर आप लोन लेते हैं तो कैसे आप उसका निकालेंगे। फिर प्रेफरेंस शेयर्स अगर आपने इशू किया है तो उस प्रेफरेंस शेयर्स पे भी आपको एक फिक्स रेट से क्या करना पड़ेगा, डिविडेंड देना पड़ेगा। फिर आइए इक्विटी शेयर्स एंड रिटेन अर्निंग। जो इक्विटी शेयर्स है उस पे क्या होगा, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, और फिर रिटेन अर्निंग में क्या होगा, कंबाइंड वेटेड कॉस्ट ऑफ कैपिटल। ठीक है, ये भी है आपका कैपिटलाइजेशन,
मीनिंग एंड इसमें अंडर कैपिटलाइजेशन, ओवर कैपिटलाइजेशन, इसका भी आपको यहां पे पढ़ना होगा। ये हम लोग का यूनिट 2 है, जो यूनिट 2 हाईलाइट्स किया गया है किस नाम से, कॉस्ट ऑफ कैपिटल के नाम से। ठीक है, अब आइए यहां भी है, अगर आप ओवर कैपिटल कलेक्ट कर लेते हैं तो उसका भी डिमेरिट्स है, और बहुत कम कैपिटल उसका भी है। तो ये सब पढ़ेंगे हम लोग कैपिटलाइजेशंस में आकर के, ओवर कैपिटलाइजेशंस के क्या वो पढ़ते हैं सब। अब आइए यहीं पे यूनिट 1 और 2 पूरा करते हैं। हमारे गोरखपुर यूनिवर्सिटी में बिजनेस फाइनेंस के 2 पेपर हैं, यहां तक पेपर 1 कंप्लीट होता है। अब मैं पेपर 2 में आता हूं। अदर यूनिवर्सिटीज में एक ही पेपर है और ये सारा सिलेबस एक ही पेपर के अंदर आ जाएगा। आइए बात करते हैं बिजनेस फाइनेंस पेपर 2 में। अब आते हैं ये आपका बिजनेस फाइनेंस पेपर 2 और यूनिट 3 में आते हैं। यूनिट 3 देखिए हम लोग का क्या है, इस पे बात करने जा रहे हैं। ओके, आइए डिविडेंड पॉलिसी, मैं इसके बारे में पहले ही आपसे बात कर चुका हूं। फाइनेंस फंक्शन में 3 फंक्शन है, इन्वेस्टमेंट फंक्शन है यानी इन्वेस्टिंग डिसीजंस है, फिर आपका फाइनेंसिंग डिसीजन है और फिर डिविडेंड डिसीजंस है। यू कैन से डिविडेंड मैनेजमेंट, और उसी की बात करते हैं डिविडेंड पॉलिसीज। एक कंपनी के एस्टैब्लिशमेंट का पर्पस भी प्रॉफिट्स कमाना ही है। कोई भी बिजनेस हो, चाहे सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस हो, चाहे पार्टनरशिप बिजनेस हो, चाहे कंपनी बिजनेस हो, चाहे जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, हर बिजनेस का मोटिव तो प्रॉफिट्स कमाना ही होता है। तो यहां भी कंपनी का मोटिव प्रॉफिट्स कमाना, बट यहां कुछ डिफरेंस है ओनरशिप को लेकर। कंपनी में कंपनी के का जो प्रॉफिट्स है वो उनके ओनर से बटेगा, इट मीन शेयर होल्डर में बटेगा। एक कंपनी जब प्रॉफिट्स कमाती है तो कंपनी का मैनेजमेंट ये प्लान करता है कि प्रॉफिट्स का कितना हिस्सा शेयर होल्डरों में एज ए डिविडेंड के रूप में बांटना है। 2 शेयर्स होते हैं, एक प्रेफरेंस शेयर्स और इक्विटी शेयर्स। प्रेफरेंस शेयर्स का रेट्स ऑफ डिविडेंड पहले ही से क्या होता है, फिक्स होता है, तो उनको उस रेट से डिविडेंड तो देना ही देना है। बचा इक्विटी शेयर्स, इक्विटी शेयर्स का रेट ऑफ डिविडेंड पहले से फिक्स नहीं होता है। और वहां पे क्या किया जाता है कि कंपनी प्लान करती है कि जो प्रॉफिट्स हुआ है क्या उस प्रॉफिट से डिविडेंड डिक्लेरेशन किया जाए कि ना किया जाए, किया जाए तो कितनी मात्रा में किया जाए, नहीं किया जाए तो क्यों नहीं किया जाए। क्या डिविडेंड डिक्लेयर करने तक की बात नहीं है, डिविडेंड को पे भी करना है। क्या वो डिविडेंड कैश डिविडेंड होगा, पेमेंट किया जाएगा, या बोनस डिविडेंड होगा, आई मीन उस डिविडेंड्स के बदले कंपनी शेयर्स फ्री में दे देगी, दैट कॉल बोनस शेयर्स। तो यहां पूरा हम डिविडेंड पॉलिसीज को लेके आ रहे हैं, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो डिविडेंड्स को अफेक्ट करते हैं, मैनेजमेंट क्या प्लान करता है उसकी बात होती है। डिफरेंट ऐसे मॉडल हैं जिन मॉडल से, मेथड से हम इसका कैलकुलेशन करते हैं। आइए बात करते हैं डिविडेंड में इशू इन डिविडेंड पॉलिसीज, क्या क्या इश्यूज आते हैं। डिविडेंड मॉडल्स मैंने बताया ना, से गॉडल है, यहाँ पे एमएम है, बहुत से मॉडल है यहाँ पे। फिर है सोर्सेज ऑफ फंड्स, जो डिविडेंड हैं उनके पेमेंट के सोर्सेज क्या है। क्या डिविडेंड हर जगह से डिक्लेयर किया जा सकता है, क्या कैपिटल से भी डिविडेंड का डिक्लेरेशन किया जा सकता है, नो। डिविडेंड कहां से दिया जाएगा इसका पूरा यहाँ पे लॉ है। आइए लॉन्ग टर्म फंड, शॉर्ट टर्म फंड्स, नेचर, सिग्निफिकेंस एंड डिटर्मिनेंट्स ऑफ वर्किंग। अब देखिए यहां से हम लोग टॉपिक्स को चेंज कर रहे हैं। अब यहाँ पे टॉपिक ये हो चुका है डिविडेंड। अब यहाँ पे आते हैं ये सोर्सेज ऑफ फंड, यहां से टॉपिक चेंज हो रहा है। इसको थोड़ा सा मैं फिर से बताऊंगा क्या पोर्शन है, यहां से ये पोर्शन थोड़ा मैं फिर से बताऊंगा। आइए, ये सोर्सेज ऑफ फंड्स का मतलब क्या है। एक बिजनेस में फंड्स के सोर्स क्या होंगे, वही फिर से आ रहा है। जो वहां फाइनेंसिंग डिसीजन था ना वो यहां आ गया, कहां से फंड्स कंपनी को मिलेंगे। तो सोर्सेज ऑफ फंड्स में लॉन्ग टर्म फंड्स, शॉर्ट टर्म, अगर इक्विटी शेयर्स, लॉन्ग टर्म लोन, बैंक लोन की बात करें तो सब लॉन्ग टर्म फंड्स में आते हैं। शॉर्ट टर्म फंड्स जो आपको चाहिए वर्किंग कैपिटल को मीट आउट करने के लिए, उसके भी डिफरेंट बहुत से लोन जो होते हैं वो शॉर्ट टर्म्स होते हैं, वो इसमें आ जाते हैं। तो ये सोर्सेज ऑफ फंड्स में लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म हो गए। उसके बाद आपका वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल क्या होता है, देखिए वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू होता है करेंट एसेट्स माइनस करेंट लायबिलिटीज। ये हमारा वर्किंग कैपिटल होता है। कार्यशील पूंजी, एक बिजनेस को चलाने के लिए, डे टू डे के एक्सपेंसेस को मीट आउट करने के लिए हर बिजनेस में एक फंड होना चाहिए। करेंट एसेट्स, वे एसेट जो 1 साल के अंदर कैश में कन्वर्ट हो जाते हैं। करंट लायबिलिटीज जो 1 साल के अंदर आपको पे करना है। हमेशा करंट एसेट जनरली ज्यादा होता है और करंट लायबिलिटीज जो है ना, ये करंट एसेट जो है वो हमेशा ज्यादा होता है किसके कंपैरिजन में, करंट लायबिलिटी के। जनरली बात करो मैं, ये निगेटिव भी हो सकता है। अगर निगेटिव है तो बहुत ही खराब पोजीशन है, कंपनी अपने शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी को प्रूफ नहीं कर पाई। तो कंपनी अपने
करंट एसेट से जो पैसा आता है उसी से वो करंट लायबिलिटीज का पेमेंट करती जाती है। और जो करंट एसेट होता है वो हमेशा ज्यादा होता है, करंट लायबिलिटीज हमेशा कम होता है। इनका जो डिफरेंस होता है वो वर्किंग कैपिटल होता है, और वही वर्किंग कैपिटल जो बिजनेस के डे टू डे के खर्चों को मीट आउट करने के लिए किया जाता है। तो यहां पे पूरा एक टॉपिक है वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। बहुत से रिसर्च हुए हैं इसके ऊपर। फाइनेंशियल मैनेजमेंट में सबसे बड़े टॉपिक के रूप में इसको दिखाया जाता है, बट आपके सिलेबस में ये बहुत बड़ा नहीं है, छोटा पार्ट से। आइए पढ़िए यहाँ पे नेचर, सिग्निफिकेंस एंड डिटर्मिनेंट्स ऑफ वर्किंग कैपिटल। यानी वर्किंग कैपिटल क्या है, उसका नेचर क्या है, उसका इंपॉर्टेंस क्या है और उसके डिटर्मिनेंट्स क्या है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। वर्किंग कैपिटल ये हमारा यूनिट्स नंबर 3 है, यानी पेपर 2 में पहला है। इसमें मेन चैप्टर डिविडेंड पॉलिसी, सोर्सेज ऑफ फंड और वर्किंग कैपिटल। अब आते हैं हम लोग यूनिट 2 में, यानी कि पेपर 2 की यूनिट 2 में आते हैं। इसमें क्या है इसकी बात करते हैं। आइए बात करते हैं क्या दिया हुआ है, और ये टॉपिक है टाइम वैल्यू ऑफ मनी। बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट है। टाइम वैल्यू, मनी की जो वैल्यू है ना, एज पर टाइम चेंज होती रहती है। आपने पढ़ा होगा इकोनॉमिक्स में इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन। इन्फ्लेशन क्या होता है, इन्फ्लेशन में क्या होता है, कमोडिटीज के प्राइसेस बढ़ते जाते हैं और वैल्यू ऑफ मनी फॉल होती जाती है। यानी जो चीज आपको 1 लाख रुपए में 5 साल पहले मिलता था, वही चीज आज आपको 1 लाख रुपए में न मिलके 3 लाख रुपए में मिलेगा। तो कमोडिटी के प्राइसेस बढ़ गए, और जो वैल्यू थी मनी की 5 साल पहले 1 लाख की, आज वो क्या हो गई, आपकी कम हो गई। तो डिफ्लेशन पढ़े होंगे आप, उसमें उल्टा होता है। वहां पे वैल्यू ऑफ मनी क्या होती है, बढ़ती है, और कमोडिटीज के प्राइसेस क्या होते हैं, घटते हैं। तो टाइम के अकॉर्डिंग मनी की वैल्यू घटती है और बढ़ती है, और यही इन्फ्लेशन का इशू आता है, और इससे एसेट्स की वैल्यू भी घटती और बढ़ती रहती है। जैसे हम लोग कैपिटल गेन में इनकम टैक्स में जब इंडेक्सिंग करते हैं, वो इसी कॉन्सेप्ट्स के ऊपर बेस्ड होता है। तो कई चीजें हैं। तो टाइम वैल्यू ऑफ मनी, आइए यूजेस ऑफ सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट रेट इन बिजनेस फिनांस, कैपिटल मार्केट्स। अब यहीं तक है, ये फर्स्ट टॉपिक आपका यही है। क्या है, टाइम वैल्यू ऑफ मनी, यूजेस ऑफ सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट इन बिजनेस फिनांस। आई उसके बाद लास्ट कंटेंट है आपका कैपिटल मार्केट्स। इन्होंने इसको यहां ला के डाल दिया है, जबकि मैं कहूं तो ये पार्ट्स यहां नहीं आना चाहिए था, लेकिन यहां इन्होंने इसको ला के डाल दिया। कैपिटल मार्केट, आपको पता है मनी मार्केट की बात करिए तो आप बहुत पहले मनी और फाइनेंशियल सिस्टम में बच्चों को पढ़ाया जाता है। तो यहाँ आए तो कैपिटल मार्केट, जिसको आप कह सकते हैं शेयर बाजार, ठीक है ना। यहाँ पे कैपिटल मार्केट में आइए, देखिए क्या क्या दिया हुआ, न्यू इशू ऑफ शेयर्स। जैसे आईपीओ का नाम सुना होगा आपने। आईपीओ, एक कंपनी जब अपना शेयर इशू करती है तो इनिशियल पब्लिक ऑफर कहलाता है। तो कैपिटल मार्केट्स में आएंगे तो कंपनियां कैसे शेयर इशू करती हैं, प्राइमरी मार्केट क्या होता है, सेकेंडरी मार्केट क्या होता है। जो आप स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू शेयर्स खरीदते बेचते हैं ना, जब किसी ब्रोकर हाउस, मान लीजिए आपने एंजल का डीमैट अकाउंट ले लिया और उसके थ्रू आप शेयर्स खरीद बेच रहे हैं, तो वो सेकेंडरी मार्केट है। कंपनियां जब अपना शेयर्स लेके आती हैं तो वो प्राइमरी मार्केट होता है। आईपीओ लेके आती है, इनिशियल पब्लिक ऑफर। उसके बाद वो शेयर्स अलॉट हो जाता है, स्टॉक मार्केट में लिस्ट हो जाता है, और स्टॉक मार्केट में लिस्ट होने के बाद उसको खरीदते बेचते हैं तो वो सेकेंडरी मार्केट में आता है। पढ़िए, न्यू इशू, सेकेंडरी मार्केट फंक्शंस, रोल ऑफ स्टॉक एक्सचेंज। स्टॉक एक्सचेंज दो हमारे यहाँ बीएससी इंडिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है, जो 1875 में बना हुआ है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है। उसके बाद एनएससी, नेशनल स्टॉक, ये 2 सबसे बड़े स्टॉक एक्सचेंज हैं। अराउंड 6000 कंपनियों के शेयर्स मार्केट में लिस्टेड हैं। इसमें से मोस्टली शेयर्स एनएससी में लिस्टेड हैं, मोस्टली बीएससी। बहुत से शेयर्स कॉमन है जो एनएससी और बीएससी दोनों में लिस्टेड है। तो ये 2 हमारे स्टॉक मार्केट एक्सचेंज हैं जहां हम शेयर्स को खरीदते बेचते हैं, ठीक है। उसके बाद मनी मार्केट्स, मनी मार्केट जहां शॉर्ट टर्म के लिए हम, ये जो कैपिटल मार्केट वो लॉन्ग टर्म के लिए होता है और मनी मार्केट शॉर्ट टर्म के लिए होता है, जैसे पोस्ट ऑफिस वगैरह सारी चीजें। इंडियन मनी मार्केट्स, कंपोजिशन एंड स्ट्रक्चर्स। तो यहां पे उन्होंने क्या किया है कि मनी मार्केट्स और कैपिटल मार्केट्स को भी आपको बताया है। इससे आपको स्टॉक मार्केट का नॉलेज हो जाएगा। स्टॉक मार्केट्स क्या है, एनएससी क्या है, बीएससी क्या है, आईपीओ क्या है, प्राइमरी मार्केट क्या है, सेकेंडरी मार्केट क्या है, मनी मार्केट्स क्या है, मनी मार्केट में कौन कौन से आते हैं, ये सब हमने पूरे सिलेबस को एक्सप्लेन किया।
एक बार पूरे सिलेबस को आप ध्यान से देखिए। ये आपकी बीकॉम 5th सेमेस्टर का सबसे मेन पेपर है और इस पेपर को पढ़ के आप बहुत कुछ सीखने वाले हैं और यहाँ से आपकी एंट्री फिनांस सब्जेक्ट्स में हो रही है। इसके बाद आप इसी का ब्रॉड लेवल पढ़ेंगे, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, जो अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ है। यही सारे कंटेंट्स हैं, बहुत एडवांस फॉर्म में है। वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा। अगर आपको कहीं कुछ प्रॉब्लम है तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं उसका रिप्लाई करूँगा। और मैं ऑनलाइन ऑफलाइन क्लासेस के साथ साथ बीकॉम के सेमेस्टर्स के ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट करने जा रहा हूँ। हमारे कोचिंग का एक एप्लीकेशन है संजय ट्यूटोरियल्स, जो आपको प्ले स्टोर पे मिलेगा। इसी से हम लोग लाइव क्लास पढ़ाते हैं। तो इस महीने में 20 तारीख के 20th के आसपास मैं अपने बीकॉम 5th सेमेस्टर और भी सेमेस्टर्स के लाइव क्लासेस स्टार्ट करूंगा। अगर आप इन क्लासेस को ज्वाइन करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में मेंशन करिएगा, हम आपको और भी इंफॉर्मेशन देंगे। वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। फिर बहुत जल्दी एक और नए सब्जेक्ट्स के सिलेबस साथ मिलते हैं। तब तक के लिए थैंक्स।